हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम डे 12 पर आ गए 100 डेज ऑफ जेई एडवांस की लॉजिकल प्रॉब्लम्स का, और हम अलजेब्रा का रिवीजन कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमने सिंगल करेक्ट, कुछ कॉम्प्रीहेंशन और कुछ मैट्रिक्स मैच किए थे। आज के इस लेक्चर के अंदर अपन चार बहुत ही अच्छे कॉम्प्रीहेंशंस देखने वाले हैं और ओवरऑल 10-12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो फर्स्ट वाले पैसेज पर आ जाते हैं अपन, जो पीएनसी पर बेस्ड है। तो पहले पढ़ लेते हैं लिखा क्या है। तो ये बोल रहे हैं कि एम सीट्स है एक रो के अंदर, और इनमें से एन ऑक्यूपाई होनी चाहिए, एन पर्सन्स हैं। और नंबर ऑफ सीट्स जो है, जो अपन एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नंबर ऑफ सीट्स जो अपने पास यहाँ पर आ रही है, ये नंबर ऑफ सीट्स एक इवन नंबर है और ये 2 into n से बड़ा है। तो यहाँ पर अपन ऐसा मान सकते हैं कि इन टोटल हमारे पास इस तरह से m सीट्स है जो एक लाइन के अंदर है, और n पर्सन्स को यहाँ पर बिठाना है। सीट्स की नंबर पर्सन से ज्यादा है और इवन नंबर ऑफ सीट्स है। पहले वाले के अंदर हमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पहले वाले के अंदर हमें बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताओ, ताकि कोई भी दो जने अपने पड़ोस में आसपास नहीं बैठे, एडजेसेंट नहीं बैठे। तो इसको अपन रिवर्स में अप्रोच करेंगे कि जैसे मान लो आपने यहाँ पर n जनों को बिठा दिया ताकि कोई भी दो जने आसपास नहीं है। तो इन n को बिठाने के बाद पीछे आपके पास m-n सीट्स बचेगी, और ये जो m-n सीट्स बची है, बात ऐसी ही होगी कि अपन उनके गैप में बिठा दें। तो अपन ऐसा करते हैं कि जो n जने अपन बिठा रहे हैं उसको रिवर्स में अप्रोच कर रहे हैं कि n जनों को पहले उठा दो तो m-n सीट्स बचेगी, और इन m-n सीट्स के बीच में लेफ्ट और राइट मिलाकर m-n+1 गैप्स होंगे। उन गैप्स के अंदर हम उन n जनों को रख के अरेंज कर देते हैं। तो m सीट्स है, n जनों को बिठाना है, कोई भी दो साथ नहीं होने चाहिए। तो अगर n को बिठाते हैं तो पीछे m-n खाली चेयर बचती है। तो m-n खाली चेयर के जो m-n+1 गैप्स हैं, उनके अंदर से n जनों को बिठाने के लिए हम n गैप्स चुनेंगे, और n फैक्टोरियल से उनको इन चेयर्स पे अरेंज कर देंगे। और इसको अपन m-n+1 pn भी बोल सकते हैं। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों ने ये जरूर अटेम्प्ट किया होगा। सेकंड वाले पर आते हैं, आप पॉज करके ट्राई करेंगे। इसके अंदर हमें क्या बोला है, नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट सच दैट ईच पर्सन हैज एग्जैक्टली वन नेबर। तो मतलब हर जने का एग्जैक्टली एक ही नेबर है। जैसे ये दोनों साथ है, इसका ये नेबर है, इसका ये नेबर है, फिर गैप आया, मान लो ये साथ है। तो इसका मतलब अब ये सारे जने क्या है, दो दो के ग्रुप्स में बैठे होंगे। तो n जने हैं तो टोटल n/2 ग्रुप्स हो गए होंगे हमारे पास। क्या अपन ये बात समझ सकते हैं? तो n/2 ग्रुप्स यहाँ पर हमारे पास हो गए होंगे, और n/2 इंटू टू चेयर्स n ऑक्यूपाइड है। तो बात वही होगी, हम पहले यहाँ पे n चेयर्स को हटा देते हैं। तो m-n यहाँ पर पीछे चेयर्स बचेगी, जिनके गैप हो जाएंगे हमारे पास m-n+1। अब इन गैप्स के अंदर अपन यहाँ पर क्या करेंगे, n/2 मतलब पेयर्स हैं, पेयर वाइज देख रहे हैं, दो दो के पेयर हैं। तो हम यहाँ पर m-n+1 cn नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, m-n+1 गैप में से दो जगह अपन n/2 जगह अपन क्या करेंगे, दो दो के बॉक्सेस रख देंगे। हर बॉक्स के अंदर दो दो खाली चेयर है। टोटल ओवरऑल अभी भी n खाली चेयर है जिसपे n जनों को बिठाना है। तो आपको ऐसा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि दो दो के ग्रुप में चेयर तो n ही खाली रहेंगी। m-n टोटल खाली चेयर बचती, जिसमें m-n+1 गैप्स हैं, जहाँ दो दो के ग्रुप में लोगों को बिठाने के लिए सी n/2 इंसर्ट कर दी। तो ये जो आपने दो दो के बॉक्सेस इंसर्ट किए, इनमें जब n लोगों को बिठाना है तो बिठाएंगे तो n को ही। तो n चेयर्स ही खाली है जिन पे हमें बिठाना है, तो इनटू में n फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। अगेन काफी लॉजिकल था। 64 पे आते हैं अपन, लास्ट इस पैसेज का सवाल है। इन्होंने बोला आउट ऑफ एनी टू सीट्स लोकेटेड सिमेट्रिकली अबाउट द मिडल ऑफ द रो एटलीस्ट वन इज एम्प्टी। तो मतलब क्या है, जैसे टोटल m सीट्स है, तो m इवन नंबर है, तो इसके अंदर हमारे पास m/2 सीट्स इधर होगी, और उसी के सिमेट्रिकली m/2 इधर होगी। तो ये क्या बोल रहा है, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग से फर्स्ट है, ये लास्ट से फर्स्ट है, तो बोल रहा है इनमें से कोई एक ही ऑक्यूपाइड हो सकती है, या तो ये होगी या ये होगी। इसी तरह मान लो स्टार्टिंग से सेकंड और लास्ट से सेकंड है, या तो दोनों खाली रह जाएं, बट अगर ऑक्यूपाई हो रही है तो दोनों में से कोई एक ही होगी। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं बेटा, पोजीशंस अपने पास यही है 1 2 3 4 से m/2। वो लेफ्ट भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है। तो 1 2 3 4 5 से m/2 पोजीशंस में हम n सेलेक्ट कर लेते हैं। तो m/2 में से हमने कोई n पोजीशन सेलेक्ट कर ली, कि जैसे फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, एट्थ, ऐसा। ठीक है, और अब इनके अंदर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जैसे सेकंड पोजीशन मान लो चुनी है बिठाने के लिए,
तो लेफ्ट में सेकंड पे बिठाए या राइट में सेकंड के लिए, तो दो दो ऑप्शन है, लेफ्ट या राइट, तो 2 की पावर n आ जाएगा। एक बार डिसाइड कर लिया कि जैसे लेफ्ट से सेकंड, राइट से फोर्थ, लेफ्ट से फिफ्थ, राइट से सिक्स, तो n पोजीशन डिसाइड होने के बाद अपन n फैक्टोरियल से इनको अरेंज कर सकते हैं। तो बड़ा ही मजेदार पीएनसी का सवाल था, वापस रिप्ले करेंगे, वापस खुद से सॉल्व करेंगे तब तक जब तक आप इसका आंसर खुद से नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और बहुत प्यारा, बहुत लॉजिकल सवाल है। क्या लिखा है पहले मतलब समझो। तो n चेयर्स हैं, है ना, मान लो 1 2 3 से लेकर के n तक, ऐसे n चेयर्स हैं और n जने हैं 1 2 3 से n, इन आदमियों को, इन लोगों को इन चेयर्स पे बिठाना है। पर कंडीशन क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट पर्सन को चॉइस दी जाती है कि वो किसी भी चेयर पे 1 2 3 4 किसी पे भी बैठ सकता है, और उसके बाद अगले जने का नंबर आता है, जैसे सेकंड का आएगा तो अभी अगला जना क्या होगा, ये अपने खुद की, है ना, एंड देन द पर्सन नंबर नेक्स्ट ऑक्यूपाइज हिज नंबर्ड सीट इफ अवेलेबल एल्स सिट रैंडमली। मतलब मान लो 2 की बारी आई, तो अगर ये सेकंड नंबर की चेयर खाली होगी तो मजबूरी में इसको सेकंड पे ही जाके बैठना पड़ेगा। पर अगर वो ऑक्यूपाइड है, जैसे उसके ऊपर 1 था, 1 ने जाकर 1 2 पे बैठ गया, तो अब उसकी सीट चली जाएगी, तो अब फिर वो 1 3 4 5 6 कहीं पे भी बैठ सकता है। जैसे मान लो फिफ्थ की बारी है, फिफ्थ को बैठना है, 1 2 3 4 सिक्वेंशियली बैठ रहे हैं, फिफ्थ की बारी, अगर फिफ्थ बैठने गया और फिफ्थ को खुद को सीट खाली मिल रही है, फिफ्थ वाली सीट खाली, तो वो उसी पे बैठेगा। पर अगर उसकी फिफ्थ वाली सीट खाली नहीं है, तो फिर जो रिमेनिंग सीट्स होगी उसके अलावा वो उसमें से कहीं पर भी बैठ सकता है इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ। तो हर जने के बैठने के लिए वन के अलावा, वन तो कहीं भी बैठ सकता है, वन के अलावा उसके आगे 2 3 4 हर जने के बैठने के लिए अगर उसकी खुद की सीट, उसके नंबर की सीट खाली, तो वो पहले उसी पे जाएगा। अगर वो ऑक्यूपाइड है तो फिर वो किसी दूसरे पे जाके बैठ सकता है। तो अब ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि सिक्स्थ जो है, सिक्स्थ पर्सन ये सिक्स्थ चेयर पे बैठे, अगर 6 जने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये जो सिक्स्थ वाला जना है ये चेयर नंबर 6 पे बैठेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनना, मैं आपसे एक क्लेम कर रहा हूँ कि इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ होगी, क्योंकि जब सिक्स्थ पर्सन की बारी आएगी तो दो ही चेयर्स खाली बच सकती है, या तो चेयर नंबर 1 या फिर चेयर नंबर 6, और चेयर नंबर 6 पे बैठना है तो 1/2। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि दो ही चेयर खाली हो सकती है जब 6 का नंबर आएगा, 1 या 6, तो सोच के देखो, जैसे 1 है तो 1 अगर अपनी खुद की चेयर पे चला जाता है 1, तो फिर 2 की मजबूरी है 2 पे जाएगा, 3 वाला 3 पे, 4 वाला 4 पे, 5 वाला 5 पे, और इसके लिए 6 की 6 ही बचेगी। कोई और केस लेकर देखो, 1 2 3 4 5 6, जैसे 1 1 पे नहीं गया मान लो, है ना, 1 चला गया 3 पे, तो अब 2 के पास अभी भी 2 खाली है तो ये यहीं जाएगा, 3 की चेयर ऑक्यूपाई है, तो अब 3 1 पे जा सकता है। तो अब अगर 3 1 पे चला गया तो 4 4 5 5, फिर से 6 के लिए 6 बचेगी। लेकिन मान लो इसी एग्जांपल के अंदर 3 ने भी डिसाइड किया कि मैं भी अपनी चेयर पे नहीं जाता हूँ, कि जैसे 1 3 पे गया, 2 तो 2 पे चला गया, 3 ने डिसाइड किया मैं 4 पे चला जाता हूँ। 4 की बारी आई, अब 4 भी अगर 1 पे चला जाएगा तो 5 को 5 के पास जाना पड़ेगा, 6 को 6 के पास, लेकिन 4 ने डिसाइड किया कि नहीं, मैं 5 की चेयर खा जाता हूँ। तो अब अल्टीमेटली 5 के पास तो दो ही ऑप्शन होंगे, या तो वो 1 पे चला जाए, उस केस में 6 6 पे जाएगा, या वो 6 पे चला जाए, उस केस में 6 1 पे चला जाएगा। हर केस में 6 का नंबर आने पर या तो 1 बचेगा या 6 बचेगा। 6 कब बचेगा, जब 5 वाले के पास 5 वाली चेयर खाली थी, वो 5 5 पे बैठ गया। अगर 5 वाले के पास 5 चेयर ऑक्यूपाइड है तो उसके पास 1 या 6 ही बचेगी। क्यों? क्योंकि अगर 5 वाले की 5 ऑक्यूपाइड है, तो अब इसका मतलब यहाँ पर ऊपर, अब जैसे 4 पर आते हैं, तो 4 के पास अगर 4 खाली होती तब तो वो उसी पे बैठता ना, वो किसी और की चेयर पे क्यों बैठेगा। तो जब 6 की बारी आएगी तो 1 2 3 4 5 के पास ऑलरेडी अपना ऑप्शन यूज हो चुका है कहीं पर भी बैठने का। तो आपके पास ऐसा नहीं होगा कि सर 6 की बारी आई तो फोर्थ वाली सीट खाली बची है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर फोर्थ वाली सीट खाली होती तो 4 खुद वहां बैठ गया होता ना, या 3 वाली सीट खाली होती तो 3 वहां बैठ गया होता, 5 वाली सीट खाली होती तो 5 वहां बैठ जाता। ऑप्शन सिर्फ 1 के पास है स्टार्टिंग में, कि वो अपनी जगह बैठे या कहीं और जाके बैठ जाए। तो ज्यादा से ज्यादा 6 की जब बारी आएगी तो या तो सीट नंबर 1 खाली होगी, क्योंकि 1 अपना मूडी, अपनी मर्जी का मालिक है, या फिर 6 की खुद की सीट बचेगी, क्योंकि अगर 2 खाली होती तो 2 बैठ जाता वहां, 3 खाली होती तो 3 बैठ जाता, 4 खाली होती 4 बैठ जाता। तो अल्टीमेटली 6 का जब भी नंबर आएगा दो ही सीट्स बचेगी, 1 या 6। ठीक है, तो ये लॉजिकल था। इसके आगे अब चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी, आप ट्राई कर सकते हैं। पूछ रहा है कि अगर 9 है, n मतलब 9 लोग हैं यहाँ पे और 9 कुर्सियां हैं,
तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेकंड जना नाइन्थ चेयर पे बैठेगा? तो सेकंड जना नाइन्थ चेयर पे कैसे बैठ सकता है बेटा? अगर सेकंड चेयर खाली होगी तब तो मजबूरी में सेकंड पे ही बैठना पड़ेगा। पर यहाँ सेकंड जना नाइन्थ पे कब बैठेगा? जब उसकी खुद की सीट ऑक्यूपाइड है। और उससे पहले कौन ऑक्यूपाई करेगा उसकी सीट? वन। तो इसका मतलब वन जाके टू पे बैठे और फिर टू की खुद की सीट चली जाए तो वो बचे हुए जाके नाइन पे बैठे। तो वन जाके टू पे कैसे बैठेगा? वन के पास नाइन चेयर्स है, तो वन जाके टू पे बैठेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/9। एंड अब टू के पास टू तो गई, अब 8 ऑप्शन है टू के पास, वो नाइन पे जाके बैठे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/8। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/72। अब आप देख सकते हो लॉजिकली समझ आती जा रही चीजें। फिर लास्ट वाला जो इस पैसेज का थर्ड अपना आज का सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें n6 है, मतलब यहाँ पर 6 जने हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हमारे पास 6 चेयर्स है। और 3 वाला जो है ये 5 पे जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? तो ये तो तभी जा सकता है जब 3 की खुद की चेयर ऑक्यूपाई हो जाए। अब 3 की खुद की चेयर या तो 1 ऑक्यूपाई कर सकता है या फिर 3 की खुद की चेयर 2 ऑक्यूपाई कर सकता है, दो ही ऑप्शन है। तो अपन सबसे पहले ये लेते हैं कि फर्स्ट केस में 1 ने 3 की चेयर ऑक्यूपाई कर ली, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6 इनटू, अब 2 की तो खुद की चेयर फिक्स है, वो तो 2 वाले पर ही जाके बैठेगा, इसका तो एक ही तरीका है, इसका प्रोबेबिलिटी में कोई योगदान नहीं है। अब यहाँ 3 4 5 6 ये 4 जने बचे हैं और ये 4 चेयर बची है। और अब हम चाहते हैं कि 3 वाले की क्योंकि सीट चली गई तो 5 पे जाके बैठे, बची हुई 4 चेयर में से इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो फर्स्ट केस में 1/24 आ गया। सेकंड केस के अंदर इसकी सीट 3 गायब होगी तभी वो सोचेगा 3 5 पे जाने की। तो जैसे यहाँ 1 ने इसकी सीट खाई थी 3, अब अपन सोच लेते हैं कि 2 इसकी सीट खाएगा। तो 2 इसकी सीट कब खा सकता है? जब 2 की खुद की सीट पहले 1 खा जाए, फिर 2 की जब बारी आए तो 2 3 की सीट खा जाए, फिर 3 वाला 5 की सीट खा लेगा जाके। तो 1 2 पे जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। अब पीछे 5 कुर्सियां बची है, 2 2 पे नहीं जा सकता, 3 पे जाएगा, इसकी 1/5। पीछे 4 कुर्सियां बची, 3 3 पे नहीं जा सकता, 5 पे जाएगा 1/4। तो बेटा ये आ जाएगा 1/120। अब अपन ऐड कर देते हैं दोनों केसेस को, तो 1/24 प्लस 1/120, ये 6/120 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/20। अब इनको ऐड करना है m प्लस n, तो आंसर 21। तो बड़ा ही लॉजिकल था, अरेंजमेंट वाला था, पीएनसी जैसा ये प्रोबेबिलिटी का सवाल। आई होप आपको इसमें मजा आया हो। और अब मैं आपको कॉम्प्लेक्स के अच्छे सवालों पर लेकर जा रहा हूँ। पहले सवाल में ज्योमेट्री लगेगी और रोटेशन लगेगा, तो आप खुद से सोचें, मैं एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ट्राइंगल के वर्टेक्स है ABC, जो Z1 Z2 Z3 से रिप्रेजेंट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, है ना। और फिर Z4 डैश Z4 Z5 Z6 जो A डैश B डैश C डैश है, ये इन्हीं की ट्राइंगल ABC की साइड के साथ तीन इक्विलैटरल ट्राइंगल बना रहे हैं, A डैश BC B डैश AC C डैश AB। और फिर इनके जो सेंट्रॉइड्स हैं इन तीनों इक्विलैटरल ट्राइंगल के, ये Z7 Z8 Z9 है। तो Z7 बताना है, Z7 प्लस Z8 प्लस Z9 बताना है, और इसका आर्ग्यूमेंट बताना है। तो अब ज्योमेट्री से चलते हैं तो मजा आएगा। तो मैं सबसे पहले A डैश B डैश C डैश बना रहा हूँ। मिड पॉइंट थ्योरम आज आपको काम आएगी 9th की। तो ये इक्विलैटरल है, सारी साइड सारे एंगल बराबर है, 60 60 60। ये A डैश BC B डैश AC C डैश AB एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। मैं इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो देखना सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आपने जैसे ये ले लिया ABC एंटी क्लॉकवाइज में एक इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स बराबर है 60 60 60। अब आपने एक्सटेंड करके ये भी एक इक्विलैटरल बना दिया 60 60 60। बी सी ए डैश भी इक्विलैटरल है 60 60 60, और सी ए यहाँ पर ये भी आपका एक इक्विलैटरल हो जाएगा ऐसा। तो अब ये वाला इक्विलैटरल आपके पास बन गया। अच्छा, ए डैश बी सी था ये वाला, फिर बी डैश ए सी था। तो बी डैश ए सी था तो मैं थोड़ी लेबलिंग सही कर देता हूँ, यहाँ पे बी डैश लिख लेता हूँ या सी डैश। तो अब ये एक्चुअली क्या हो गया, ए डैश बी डैश सी डैश एक बड़ा इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। उसके मिड पॉइंट्स ज्वाइन किए तो ए बी सी अंदर इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया, और साइड में तीन छोटे छोटे और बी ए डैश सी। तो ये सारी बराबर बराबर सेम साइड हो जाएगी, है ना। तो जैसे ये एस है एस है एस है, बी सी सी डैश बी डैश का आधा है, ये भी एस और एस एस और एस, और सारे एंगल 60 60 60 होंगे। लेबल कर सकते हो आप ए बी सी, ये हो जाएगा Z1 Z2 Z3 के बराबर, है ना। ए डैश बी डैश सी डैश जो है ये हो जाएगा Z4 Z5 Z6। तो बहुत ही प्यारा ज्योमेट्रिकल फिगर बना है। अब Z7 जो है वो सेंट्रॉइड है ए डैश बी सी का। तो ए डैश बी सी का सेंट्रॉइड इधर आएगा Z7, है ना। तो अब अगर मैं ए डैश बी सी पे थोड़ा सा यहाँ पे जूम करूँ, तो ये आपका ए डैश बी सी है, सारी साइड्स बराबर है, सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर सब कुछ सेम होता है यहाँ पे।
तो जब अपन यहाँ पे सेंट्रॉइड बनाएंगे, है ना, ये वाला आपका Z7 होगा, तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, रोटेशन लगा सकते हैं, है ना, जैसे B Z2 है, C आपका Z3 है, ये Z7 है, तो आप क्या लिखोगे, क्योंकि ये 120 डिग्री हो जाएगा, सरकम सेंटर भी वही है 60 का डबल, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिखोगे Z7 माइनस Z3 अपॉन Z7 माइनस Z2, और ये लेंथ डिस्टेंस सेम होगा क्योंकि इक्विलैटरल है, तो मॉड का रेशियो 1 e की पावर आयोटा 2 पाई बाई, ऐसा बन जाएगा। अब अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, लाइक Z7 माइनस Z3 है, और उधर मल्टीप्लाई करेंगे Z7 माइनस Z2, और e की पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 आपको पता है ना, e की पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 हो जाएगा cos 2 पाई बाई 3 आयोटा साइन 2 पाई बाई 3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और रैशनलाइज करके Z7 निकालेंगे, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपल रोटेशन है। अच्छा, Z7 Z8 Z9 क्या है, इन सब के सेंट्रॉइड है। तो अब अगर अपन ये एक्चुअली सिमेट्री से देखें, वैसे तो हमने जैसे Z7 निकाला वैसे सारे निकालने चाहिए थे, पर सिमेट्री से देखोगे ना तो ये सब एज इट इज वापस इक्विलैटरल बनेगा, ये भी पैरेलल ही आएंगे सारे। तो ये रेड वाले ट्राइंगल का सेंट्रॉइड, अंदर वाले छोटे ग्रीन ट्राइंगल का सेंट्रॉइड, और बाहर वाले ग्रीन इक्विलैटरल का सेंट्रॉइड, सब कुछ सेम आएगा, है ना। और अपन Z7 प्लस Z8 प्लस Z9 बाई 3 को Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3 भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली Z7 Z8 Z9 का सम और Z1 Z2 Z3 का सम सिमेट्री से बराबर हो जाएगा। और क्योंकि हमने कहा कि भाई ये Z7 Z8 Z9 भी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ही बनाएंगे यहाँ, तो ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट किसका है, ये आर्ग्यूमेंट है Z9 Z8 और Z7 के बीच में, ये जो Z7 पे एंगल बन रहा है इसका, तो ये भी हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा पाई बाई 3। तो एक सिंपल ज्योमेट्रिकल सिमेट्रिकल इक्विलैटरल ट्राइंगल का फिगर बनाने से, रोटेशन लगाने से, सेंट्रोइड पता होने से, और सिंपल आर्ग्यूमेंट वाले फॉर्मूला से हम ज्यादा कुछ बिना लिखे तीनों चीजें निकाल सकते हैं। बहुत प्यारा सवाल है, आपको करना है। और फाइनली कॉम्प्लेक्स का आज एक लास्ट क्वेश्चन करके अपन इस पैसेज को कंप्लीट करेंगे। कल से मोर देन वन अलजेब्रा के क्वेश्चंस लगाएंगे, बहुत प्यारे सवाल है, मजा आएगा। एक हेप्टागन बनाया है सर्कल ऑफ रेडियस 1 पे, तो इसको कॉम्प्लेक्स से कैसे रिलेट करोगे बेटा, z की पावर 7 बराबर 1 के रूट्स मान लो, तो इसके रूट्स होंगे 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर जीपी में होता है, आप लोगों ने तो पढ़ा ही, और अल्फा हो जाएगा e की पावर आयोटा 2 पाई बाय 7 जो बाद में यूज करेंगे। इसको a1 बोल देते हैं, ये a2 a3 से a7 चलता जाएगा। ठीक है, तो अगर अपन अब इसे यहाँ पर बना लेते हैं तो ये इस तरह से आएंगे A1 A2। अब ये बोल रहा है कि G1 सेंट्रॉइड है A1 A4 A5 का, तो A1 तो सिंपल था 1 0, फिर A4 जब लोगे तो वो अल्फा क्यूब के बराबर आ जाएगा, और A5 जो है वो आपका अल्फा की पावर 4 है ना, अल्फा ध्यान रहे e की पावर आउटा 2 पाई बाय 7। फिर इसका सेंट्रॉइड आ जाएगा 1 अल्फा क्यूब अल्फा की पावर 4 बाय 3, ये हो गया आपका G1। इसी तरह अगर आप G2 निकालोगे तो ये A3 क्या होगा, अल्फा स्क्वायर, A6 होगा अल्फा की पावर 5, A7 होगा अल्फा की पावर 6, इसका सेंट्रॉइड। तो अब आपके पास ये आ गया P जो है, P पॉइंट क्या हमें निकालना है, तो P जो है वो OG1 G2 का सेंट्रॉइड है, तो ओरिजिन प्लस जो आपने निकाला था अभी G1, और प्लस अभी अपन ने जो निकाला था G2, इसका सेंट्रॉइड लेना है, तो इन तीनों को भी ऐड करके अपॉन 3 कर देंगे। तो यहाँ देखो कैसा प्यारा सम बन रहा है, ये 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, सारे सारे के सारे रूट्स का 7 रूट्स का सम है अल्फा के अलावा, और हमें पता है nth रूट्स ऑफ यूनिटी में सारे रूट्स का जब अपन सम लेंगे तो ये 0 होता है। तो इसमें बस एक मिसिंग है अल्फा, तो ये अल्फा उधर चला जाएगा, तो इसका मतलब इस पूरे सम की वैल्यू माइनस अल्फा आ जाएगी, 3 नीचे चला जाएगा। तो ये जो आपका G1 G2 आ गया, ये 3 ये ठीक है, P आ जाएगा माइनस अल्फा बाय 9। तो अब आप यहाँ पर एंगल बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं अपन ये वाला एंगल, कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैं एक बार आपको यहाँ पे प्लॉट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक सर्कल था, एक रेगुलर हेप्टागन था, तो यहाँ पर आपके पास था A 1,0, आपको P, और ये था आपके पास O, है ना, ये A1 था, तो आपको यहाँ पर एंगल निकालना है इसके केस में POA1 का। तो A2 में आपको पता है कि ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा ये आपका, क्योंकि ये अल्फा है, e की पावर आयोटा 2 पाई बाय 9, ये 2 पाई बाय 9 होगा, हमारा आया है माइनस अल्फा बाय 9, तो इसी लाइन में होगा लेकिन पीछे की तरफ होगा माइनस अल्फा बाय 9 सर्कल के अंदर, क्योंकि इसका मॉड 1 बाय 9 है। तो आपको ये चाहिए POA1, तो सप्लीमेंट्री एंगल से लगाएंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 7 पाई बाय 9, पाई में से 2 पाई बाय 9 हटा देंगे,
तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर nth रूट्स ऑफ यूनिटी और थोड़ी सी ज्योमेट्री से हमारे पास आ जाएगा इसके केस के अंदर 2 पाई बाई, अच्छा सॉरी 2 पाई बाई 9 ले लिया मैंने, 2 पाई बाई 7 था, फिर से बना लेते हैं। तो ये 2 पाई बाई 7 है, अब सप्लीमेंट्री लगाएंगे तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 7, पाई में से 2 पाई बाई 7 हटा दिया। तो बहुत प्यारा, बहुत लॉजिकल, मजेदार सवाल था। इसका आंसर आ जाएगा 5 पाई बाई 7। अच्छा, P(a1) कैसे निकालेंगे? P हमारा क्या था? P अभी निकाला था -α/9। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रूट नहीं है, इधर रूट आने चाहिए ऊपर, अभी अपन निकालेंगे तब देख लेंगे, आप खुद से डिराइव करना। तो P(a1) क्या होगा? P और a1 के बीच की डिस्टेंस, ये P है, और a1 था हमारा 1 के बराबर। तो P(a1) क्या आ जाएगा? मॉड Z1 माइनस Z2 होता है, यानी 1 + α/9 का मॉड। तो अब आप यहाँ एलसीएम ले लो, अल्फा ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई 9 है, तो ये 2 पाई बाई 7 है, तो ये हो जाएगा कॉस 2 पाई बाई 7 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 7, और अपॉन का जो 9 है वो आप मॉड से यहाँ पे बाहर भी ले सकते हो। अब मॉड निकालेंगे तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर, यानी 81 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, यानी 2 × 9 × कॉस आ जाएगा, और साथ में साइन स्क्वायर थीटा, तो जो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होगा बेटा वो 1 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 82 प्लस 18 कॉस 2 पाई बाई 7। P(a1) था, तो हमने -α/9 का 1, 0 से मॉड निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया। तो ये भी आसान था, एक बार A1 आ गया तो आ जाएगा। अच्छा, G3 पूछ रहा है, G3 का OA2 के साथ क्या रिलेशन होगा? G3 अपन ने यहाँ पे निकाला था, G3 सेंट्रॉइड था। G3 क्या था हमारे पास? G1 is centroid of this, G2 is centroid of this, G3 क्या है? G3 lies on line segment OA2 such that centroid of G1, G2, G3। तो G1, G2, G3 का centroid origin आना चाहिए null, यानी G1 plus G2 plus G3/3 ये 0 होना चाहिए। तो G3 की वैल्यू आ जाएगी बेटा -G1 -G2। तो इसके लिए अपन G1, G2 ऊपर से उठा के रख देते हैं। G1 हमारे पास था 1 α³ अल्फा की पावर 4, G2 था हमारे पास ये। तो अगर अपन इनका सम लें G1 प्लस G2 और प्लस G3, हमने कहा 0 होना चाहिए, तो हमारे पास आएगा 1 α² अल्फा³ अल्फा4 अल्फा5 अल्फा6/3 और प्लस G3 0 आ जाएगा। तो ये भी अपन ने बात करी थी, ये माइनस अल्फा होता है, उसको उधर भेज देंगे। तो G3 की वैल्यू आ गई बेटा अपने पास α/3 के बराबर। G3 को आप OG3 भी लिख सकते हो, OG3 आपका ओरिजिन है, तो 3 टाइम्स G3 आपका अल्फा हो गया। और ये अल्फा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके A2 को। A1 1 है, तो 3G3 बराबर A2 आ गया। उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 टाइम्स OG3 बराबर OA2। तो ये हो गया। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स के कॉम्प्रिहेंशन और पीएनसी प्रोबेबिलिटी के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लॉजिकल थे। दोबारा करेंगे, क्वेश्चन हमने आज 12 ही किए हैं 4 पैसेज में। कल अपन मोर देन वन टाइप के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, जिसमें अपन 10 मोर देन वन टाइप के क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले आपको ये चारों पैसेज वापस करने हैं, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने थे इन 12 में से वो आप वापस लगाएंगे और कमेंट्स में बताएंगे कि क्या अब आपको अच्छे से समझ आ रहा है। तो अलजेब्रा के सवाल करते रहेंगे। कुछ बच्चों ने कोऑर्डिनेट वेक्टर का बोला है, कोई बात नहीं, उस पे भी आएंगे अलजेब्रा खत्म होने के बाद। कैलकुलस अगर आपने नहीं किया अभी तक रिवाइज, तो डे 1 से आई थिंक डे 9 तक कैलकुलस था। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, पीडीएफ जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वो फॉलो करें। और भी इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट है, तो चैनल पे जरूर जाएं, सब्सक्राइब करें, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है ना। और लाइक करें। जल्दी मिलेंगे कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।